हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू कंप्यूटेक विद अलका। हमारे फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर की सीरीज में आप सबका स्वागत है। आज हम देखेंगे कंप्यूटर की लैंग्वेजेस के बारे में कि कौन कौन सी लैंग्वेजेस होती है, क्या इनका पर्पस होता है, कैसे एग्जीक्यूट होती है, कैसे कन्वर्ट की जाती है। तो ये सब कॉन्सेप्ट आज हम देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हम पहले देखेंगे कि आज के हमारे टॉपिक क्या क्या रहेंगे। तो दोस्तों, आज के हमारे टॉपिक में हम देखेंगे कंप्यूटर लैंग्वेज क्या होती है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है, उसके बाद मशीन लैंग्वेज क्या होती है, लो लेवल लैंग्वेज क्या होती है, हाई लेवल लैंग्वेज क्या होती है, असेंबली लैंग्वेज क्या होती है, उनको कन्वर्ट करने के लिए असेंबलर, कंपाइलर, लिंकर, इंटरप्रेटर, इन सब का कॉन्सेप्ट क्या है। फिर उसके बाद देखेंगे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है। एंड द लास्ट में जो भी लैंग्वेजेस है उनके बारे में थोड़ा स्टडी करेंगे कि क्या क्या लैंग्वेज क्या क्या फंक्शनलिटीज प्रोवाइड करवाती है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम देखते हैं ब्रॉड क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर लैंग्वेजेस, यानी कि कंप्यूटर की लैंग्वेज एक्चुअली कौन कौन सी होती है। तो एक्चुअली देखा जाए तो कंप्यूटर की ओनली टू टाइप्स की लैंग्वेज होती है। एक होती है लो लेवल लैंग्वेज, एक होती है हाई लेवल लैंग्वेज। हम लो लेवल लैंग्वेज को असेंबली और मशीन लैंग्वेज बोलते हैं, और हाई लेवल लैंग्वेज जो कि जावा, सी प्लस प्लस, ये सब कौन सी होती है, ये हाई लेवल लैंग्वेज होती है। तो पहले हम डिस्कस करेंगे कि लो लेवल लैंग्वेज क्या होती है, जिसके अंडर आता है मशीन और असेंबली लैंग्वेज। तो दोस्तों, मशीन लैंग्वेज क्या होती है? मशीन लैंग्वेज वो लैंग्वेज होती है जिसको कंप्यूटर समझता है, यानी कि ओनली लैंग्वेज ऑफ कंप्यूटर अंडरस्टूड बाय इट विदाउट यूजिंग अ ट्रांसलेशन प्रोग्राम। यानी कि मशीन लैंग्वेज ऐसी लैंग्वेज होती है जिसको कंप्यूटर डायरेक्टली समझता है और उसके लिए उसे किसी ट्रांसलेशन की नीड नहीं होती है। यानी कि डायरेक्टली उसको समझेगा, कुछ भी उसको कन्वर्ट करने की नीड नहीं होती है, जो कि नॉर्मली 0 और 1 की फॉर्म में लिखी होती है, जिसे हम बाइनरी नंबर भी कहते हैं। जैसे कि नॉर्मल इसका स्ट्रक्चर देखते हैं, इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट क्या होता है मशीन लैंग्वेज का। तो उसमें क्या रहता है, उसमें एक ऑप कोड यानी कि ऑपरेशन कोड होता है, एक ऑपरेंड होता है यानी कि जो एड्रेस एंड लोकेशन को स्टोर करता है। ऑप कोड क्या करता है? ऑप कोड हमें बताता है, टेल्स ऑप कोड कंप्यूटर को बताता है विच ऑपरेशन टू परफॉर्म फ्रॉम द इंस्ट्रक्शन सेट ऑफ कंप्यूटर। यानी कि यहाँ पर बहुत सारे इंस्ट्रक्शन सेट होते हैं और उनमें से हमें कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करना होता है वो हम यहाँ ऑप कोड के अंदर लिखते हैं। ऑपरेंड क्या बताएगा? ऑपरेंड एड्रेस के बारे में बताएगा, एड्रेस ऑफ दैट पर्टिकुलर डाटा ऑन विच द ऑपरेशन इज टू बी परफॉर्म। यानी कि उस पर्टिकुलर डाटा का एड्रेस बताएगा जिसके ऊपर हमें ऑपरेशन को परफॉर्म करना है। तो अब हम देखते हैं कि नंबर्स एक्चुअली कौन कौन से होते हैं। बाइनरी नंबर आपको पता है हमेशा 0 और 1 की फॉर्म में लिखा होता है, और डेसिमल नंबर जो कि हम नॉर्मली डे टू डे लाइफ में हम यूज करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 0 से लेकर स्टार्ट होता है, 0 to 9 जो चलता है उसका बेस होता है 10 होता है। दोस्तों, आपको ये कॉन्सेप्ट बताती हूँ कि सिंपल मशीन लैंग्वेज प्रोग्राम में अगर मैं यहाँ से स्टार्ट करती हूँ, फर्स्ट रो में अगर डेसिमल नंबर 1 लिखा है तो मशीन लैंग्वेज में 1 को मैं ऐसे लिखूंगी 0 0 1, यानी कि इसका 3 डिजिट ये यूज किया है मैंने। और अगर यहाँ से 1 लेती हूँ तो आप यहाँ देखते हैं 0 0 1, यानी कि डेसिमल का जो 1 होता है बाइनरी का 3 डिजिट में 0 0 1 रिप्रेजेंटेशन होता है। अगर मैं बात करूं 7 की तो 7 कैसे आएगा? 1 1 1। तो ये कॉन्सेप्ट इसके अंडर आता है कि 7 को मैं एज अ 1 1 1 बाइनरी में लिखती हूँ, डेसिमल के 7 को। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट यहाँ पर दिया गया है। ईच जो भी वर्ड है, ईच जो न्यूमेरिक है, उसके लिए 3 डिजिट बाइनरी नंबर है और उसको कन्वर्ट किया गया है बाइनरी के अंदर, जो कि हम कॉन्सेप्ट लेटर ऑन वीडियो में देखेंगे कि बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्जन कैसे होता है, डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन कैसे होता है, ताकि आप कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ पाएंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं कि इसके बेनिफिट्स और इसके ड्रॉबैक्स क्या क्या होते हैं मशीन लैंग्वेज के। तो इसका बेनिफिट क्या है? ये एग्जीक्यूट काफी फास्ट होता है, क्योंकि ये डायरेक्टली मशीन लैंग्वेज होती है जो कंप्यूटर की अंडरस्टैंडेबल फॉर्म में होती है, कंप्यूटर इसको डायरेक्टली समझता है, इसको डायरेक्टली इजीली फास्ट एग्जीक्यूट कर देता है। और इसकी लिमिटेशन की बात करें तो लिमिटेशन क्या है? ये टोटली मशीन पे डिपेंडेंट होता है, यानी कि मशीन के ऊपर ही इसका सारा काम होता है, मशीन के अकॉर्डिंग इसका सारा काम होता है, टोटली डिपेंडेंट होता है इसके ऊपर। और इसके प्रोग्राम को डिजाइन करना काफी डिफिकल्ट टास्क होता है, तो ये काफी कॉम्प्लेक्स भी होता है। अब अगर मैं बात करूं असेंबली, जिसे हम सिंबॉलिक लैंग्वेज भी बोलते हैं, तो इसका काम क्या रहता है? तो ये क्या है? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज दैट कन्वर्ट्स द लिमिटेशंस ऑफ मशीन लैंग्वेज प्रोग्रामिंग बाय। यानी कि ये क्या है, जो थोड़ी बहुत मशीन लैंग्वेज के ड्रॉबैक्स थे उनको ओवरकम किया गया असेंबली लैंग्वेज में। नॉट यानी कि ऐसा किसमें है कि पूरा का पूरा जो इसके ड्रॉबैक्स है उसको ओवरकम नहीं किया गया, बट काफी हद तक इसे इम्प्रूव किया गया है। जिसमें फर्स्ट देखते हैं, यूजिंग अल्फा न्यूमेरिक निमोनिक्स कोड्स इंस्टेड ऑफ न्यूमेरिक कोड
फॉर द इंस्ट्रक्शन इन द इंस्ट्रक्शन सेट। तो इसमें क्या करता है, असेंबली लैंग्वेज क्या करता है, अल्फा न्यूमेरिक निमोनिक्स को यूज करता है इंस्टेड ऑफ न्यूमेरिक कोड्स को, यानी कि 1110 की जगह ये ऐड को डायरेक्टली यूज करेगा। ये कॉन्सेप्ट यहाँ पर आता है इसके अंदर, ठीक है। तो ये इसके इनबिल्ट, ये क्या है, निमोनिक्स है, अल्फा न्यूमेरिक निमोनिक्स है, इनको डायरेक्टली यूज करता है ये, ठीक है। अगर मैं बोलूं मेरे को बाइनरी और डेसिमल का प्लस करना है, तो मैं पहले बाइनरी को ऐसे लिखूंगी, फिर डेसिमल को ऐसे लिखूंगी, फिर उनको ऐड करेगा, जो कि मशीन का काम है। बट अगर मैं असेंबली लैंग्वेज यूज कर रही हूँ तो डायरेक्टली ये यूज करेगा ये, ठीक है। सेकंड इसमें क्या आता है, अलाउिंग स्टोरेज लोकेशन टू बी रिप्रेजेंटेड इन फॉर्म ऑफ अल्फा न्यूमेरिक एड्रेस इंस्टेड ऑफ न्यूमेरिकल एड्रेस। तो इसमें क्या करता है, जो भी हमारी स्टोरेज लोकेशन होती है वो भी एक, जैसे कि अल्फा न्यूमेरिक फॉर्म में होती है इंस्टेड ऑफ न्यूमेरिक वैल्यू। जैसे कि मेरे को यहाँ पे फर्स्ट आ गया, सेकंड आ गया, जो भी लोकेशन डालनी है, आंसर आ गया, तो डायरेक्टली जो भी लोकेशन होती है वो मैं यहाँ डाल सकती हूँ, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट इसके अंदर आता है। अब अगर मैं असेंबली लैंग्वेज को यूज कर रही हूँ, तो असेंबली लैंग्वेज को यूज करना यानी कि उसके लिए मुझे उसे मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट भी करना पड़ेगा, क्योंकि अगर मैं उसे कन्वर्ट नहीं करूंगी तो कंप्यूटर उसे समझ नहीं पाएगा। तो असेंबली लैंग्वेज को कन्वर्ट करने के लिए मैं असेंबलर को यूज करती हूँ, यानी कि असेंबलर को यूज किया जाता है ताकि जो भी मैंने असेंबली में कोड लिखा है, जैसे कि ऐड लिखा, फर्स्ट लिखा, तो उसको असेंबलर के थ्रू मैं कन्वर्ट कर सकती हूँ मशीन लैंग्वेज में, जिसके थ्रू डेटा कंप्यूटर समझ सकता है। तो इसमें क्या रहता है, असेंबली लैंग्वेज का जो भी मेरा प्रोग्राम होगा उसे मैं सोर्स प्रोग्राम बोलूंगी, और विद द हेल्प ऑफ असेंबलर उसे कन्वर्ट करूंगी, और वो ऑब्जेक्ट प्रोग्राम में कन्वर्ट हो जाएगा। ऑब्जेक्ट प्रोग्राम कौन सा होता है, जो मशीन लैंग्वेज समझता है, ठीक है। अब इसके एग्जाम्पल देखते हैं, जो मैंने आपको बताया निमोनिक्स क्या क्या होते हैं, कि इसका शॉर्ट है होल्ट। होल्ट निमोनिक्स होता है, CLA होता है, ऐड होता है, सब्ट्रैक्ट होता है, सेट ए होता है, ठीक है, यानी कि स्टोर रजिस्टर ए होता है ये, ठीक है। और ये इनके ऑप कोड, ये फिक्स फॉर्म होती है, ये यही होते हैं। तो होल्ट का यूज क्या होता है, होल्ट यूज्ड एट द एंड ऑफ प्रोग्राम टू स्टॉप, यानी कि ये प्रोग्राम के एंड में यूज होता है, उसे प्रोग्राम को स्टॉप करने के लिए यूज किया जाता है। नेक्स्ट इसमें आता है क्लियर एंड ऐड इनटू अ रजिस्टर, यानी कि ए रजिस्टर के अंदर क्लियर और उसको ऐड किया जाता है। नेक्स्ट यानी कि ये ऐड करेगा कंटेंट को, ये सब्ट्रैक्ट करेगा, और ये क्या करेगा, स्टोर ए रजिस्टर, यानी कि जो रजिस्टर होते हैं उनके अंदर डाटा को स्टोर करने का काम करता है। तो ये निमोनिक्स होते हैं, इनबिल्ट होते हैं, फिर इनको असेंबलर के थ्रू कन्वर्ट किया जाता है, जिसके थ्रू मशीन लैंग्वेज को समझता है, ठीक है। उसके बाद इसके बेनिफिट्स देखते हैं क्या क्या होते हैं, जो कि ओवरकम हुए हैं मशीन लैंग्वेज से, ठीक है। यानी कि जो मशीन लैंग्वेज में ड्रॉबैक्स थे वो यहाँ पर ओवरकम हुए हैं, वो क्या क्या है असेंबली लैंग्वेज में। इसको समझना काफी इजी है, यूज करना भी काफी इजी है, उसमें जो भी एरर्स आती है उनको पकड़ना काफी इजी, उनको सही करना भी काफी इजी होता है, इसको मॉडिफाई भी करना काफी इजी होता है। हमको एड्रेसेस की कोई टेंशन नहीं है, कोई भी एड्रेस का जो भी है इजीली हम मैनेज कर सकते हैं इसके अंदर। इजीली रीलोकेटेबल भी होता है, यानी कि एक एड्रेस को दूसरे एड्रेस में रीलोकेट करना हो, कोई डाटा को रीलोकेट, तो वो भी यहाँ पर इजीली काम होता है। एफिशिएंसी ऑफ मशीन लैंग्वेज, यानी कि ये एडवांसमेंट वर्जन हो गया मशीन लैंग्वेज का, तो जो मशीन लैंग्वेज फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं करवा पा रही थी तो वो असेंबली प्रोवाइड करवा रहा है। अब इसके लिमिटेशंस भी देखते हैं, तो ये भी फुल्ली डिपेंडेंट है मशीन पे, यानी कि मशीन पे ही डिपेंडेंट होके ये सारे काम करता है, विदाउट मशीन ये पॉसिबल नहीं है। नॉलेज ऑफ हार्डवेयर रिक्वायरमेंट, यानी कि जो भी हार्डवेयर की रिक्वायरमेंट उसका नॉलेज हमें यहाँ पर होने की बहुत नीड होती है, नॉलेज हमें होना चाहिए। मशीन लेवल की कोडिंग भी काफी टफ होती है, काफी कॉम्प्लेक्स होती है, ये कॉन्सेप्ट यहाँ पर आता है। अब हम देखते हैं असेंबली लैंग्वेज विद मैक्रो इंस्ट्रक्शन। तो ये कॉन्सेप्ट यहाँ पर क्या बताता है, एनी असेंबली लैंग्वेज इंस्ट्रक्शंस दैट गेट ट्रांसलेटेड इनटू सेवरल मशीन लैंग्वेज इंस्ट्रक्शंस इज कॉल्ड अ मैक्रो इंस्ट्रक्शन। तो इसमें क्या बताया गया है, कोई भी मशीन लैंग्वेज इंस्ट्रक्शन जिसको ट्रांसलेट किया जा सके सेवरल मशीन लैंग्वेज इंस्ट्रक्शन में, उसे हम क्या बोलेंगे, मैक्रो इंस्ट्रक्शंस बोलेंगे। सेवरल असेंबली लैंग्वेज सपोर्ट सच मैक्रो इंस्ट्रक्शंस टू स्पीड अप द कोडिंग प्रोसेस, यानी कि काफी असेंबली लैंग्वेज ये सपोर्ट करती है। क्यों सपोर्ट करती है, ताकि हम प्रोसेस की स्पीड को इंक्रीज कर सके। असेंबलर्स ऑफ सच असेंबली लैंग्वेजेस आर डिजाइंड टू प्रोड्यूस मल्टीपल मशीन लैंग्वेज इंस्ट्रक्शंस फॉर ईच मैक्रो इंस्ट्रक्शन ऑफ द असेंबली लैंग्वेज। तो इसमें ये क्या बता रहा है, असेंबलर क्या है, असेंबलर यानी कि इस टाइप की जो असेंबली लैंग्वेज होती है उनको डिजाइन किया गया है इसी पर्पज से, ताकि वो असेंबली लैंग्वेज के कोड को कन्वर्ट कर सके मशीन लैंग्वेज में अंडरस्टैंडेबल फॉर्म में, जिसे कंप्यूटर समझ सके।
नेक्स्ट हम कॉन्सेप्ट देखते हैं हाई लेवल लैंग्वेज क्या होता है। तो पहले हम देखते हैं हाई लेवल लैंग्वेज का बेनिफिट क्या है। दोस्तों हाई लेवल लैंग्वेज का सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है, ये मशीन इंडिपेंडेंट होता है, मशीन पर डिपेंडेंट बिल्कुल भी नहीं है, जो कि काफी बड़ा एक एडवांटेजेस है इसका। एंड इसमें क्या रहता है, डू नॉट रिक्वायर प्रोग्रामर्स टू नो एनीथिंग अबाउट द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ कंप्यूटर, यानी कि प्रोग्रामर को हर एक इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में नॉलेज अगर नहीं है तो भी हम इस पर काम कर सकते हैं। एंड डील विद हाई लेवल कोडिंग एनेबलिंग द प्रोग्रामर्स टू राइट इंस्ट्रक्शंस यूजिंग इंग्लिश वर्ड एंड फैमिलियर मैथमेटिकल सिंबल्स एंड एक्सप्रेशंस। तो इसमें क्या रहता है, जो भी हम हाई लेवल लैंग्वेज में टाइपिंग करते हैं, वर्ड्स लिखते हैं, सेंटेंसेस लिखते हैं, नॉर्मली इंग्लिश वर्ड स्टेटमेंट्स में होते हैं, तो काफी इजी होता है और यूजर फ्रेंडली ये होता है। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं कंपाइलर की। तो कंपाइलर का काम क्या रहता है दोस्तों, अभी हमने देखा असेंबलर का काम क्या था। तो असेंबलर यहाँ पे हमें क्या फैसिलिटी प्रोवाइड करवा रहा था, जो भी कोड हमने असेंबली लैंग्वेज में लिखा है उसे डायरेक्टली कन्वर्ट कर रहा था मशीन लेवल लैंग्वेज में। तो यही कॉन्सेप्ट यहाँ पर आता है कंपाइलर का, जो भी कोड हम हाई लेवल लैंग्वेज के अंदर लिखते हैं वो उसे मशीन लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देता है। तो कंपाइलर का काम यही रहता है जो असेंबलर कर रहा था। तो असेंबलर क्या कर रहा था, कन्वर्ट कर रहा था। कंपाइलर भी क्या कर रहा है, कन्वर्ट करेगा हाई लेवल लैंग्वेज के प्रोग्राम को लो लेवल लैंग्वेज के प्रोग्राम में, यानी कि मशीन लेवल लैंग्वेज के प्रोग्राम में। तो दोस्तों यही कॉन्सेप्ट है, हाई लेवल लैंग्वेज का प्रोग्राम लिखा, इनपुट किया, कंपाइलर की हेल्प से मशीन लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट हो गया, यही यानी कि जो हाई लेवल लैंग्वेज सोर्स प्रोग्राम हो गया, कन्वर्ट होने के बाद ऑब्जेक्ट प्रोग्राम हो गया। नेक्स्ट, आई होप कि आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट दोस्तों हम देखते हैं सिंटेक्स एरर। एक्चुअली ये टॉपिक यहाँ पर बीच में क्यों आया वो पहले डिस्कस करते हैं। In addition to doing translation job, compilers also automatically detect and indicate syntax errors also। यानी कि यहाँ पर क्या बताया गया है, कंपाइलर का काम क्या है, यानी कि जो भी आपका सोर्स कोड है उसको ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट कर रहा है, यानी कि सोर्स कोड को डेस्टिनेशन कोड में कन्वर्ट कर रहा है, सोर्स कोड को टारगेट कोड में कन्वर्ट कर रहा है। तो उसके साथ साथ कंपाइलर एरर्स को भी डिटेक्ट करने का काम करता है, इसीलिए यहाँ पर ये सिंटेक्स एरर का कॉन्सेप्ट आया है। बट कंपाइलर लॉजिकल एरर को डिटेक्ट नहीं करता है, ये ओनली सिंटेक्स एरर को डिटेक्ट करता है। तो सिंटेक्स एरर कौन सी होती है, सिंटेक्स एरर यानी कि कुछ भी आपने गलत टाइप कर दिया हो, कॉम्बिनेशन ऑफ कैरेक्टर्स कुछ गलत लिख दिया हो, कोई सीक्वेंस गलत हो गया हो, कोई वेरिएबल आपने डिफाइन किया हो वो प्रॉपरली वो हो ना एक्चुअली, जैसे कि कीवर्ड ना हो, तो उस पर्पज से वो एरर आ सकती है। तो ये प्रोसेस है एक्चुअली कि अगर हम सिंटेक्स एरर को फाइंड आउट करें तो कैसे करेंगे। इससे पहले वाले वीडियो में हमने देखा फ्लो चार्ट क्या होता है, ये फ्लो चार्ट में ही बताया गया है। यानी कि पहले हमने इसे स्टार्ट किया, फिर उस प्रोग्राम को एडिट, यानी कि प्रोग्राम को मैंने लिखा, फिर उस प्रोग्राम को मैं कंपाइल कर रही हूँ। while compiling, if the syntax error detected, अगर syntax error आती है, यस आ रहा है, तो जनरेट, यानी कि जनरेट लिस्ट ऑफ कोड, यानी कि ये क्या करते हैं, अगर एरर आ रही है तो वो एरर की लिस्ट बना के हमें दे देते हैं, और फिर हम फिर से प्रोग्राम को लिखेंगे, यानी कि जो एरर आई उसको हम चेक करेंगे और करेक्ट करेंगे। इन केस कोई एरर नहीं है तो वो ऑब्जेक्ट कोड को जनरेट कर देगा और प्रोग्राम को स्टॉप कर देगा। तो यही बेसिक कॉन्सेप्ट है कंपाइलर का। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं लिंकर। नाम से ही समझ में आ रहा है लिंक करने का काम करेगा, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट हम समझेंगे अभी। तो लिंकर का काम क्या रहता है, फॉर अ लार्ज सॉफ्टवेयर स्टोरिंग ऑल द लाइंस ऑफ अ प्रोग्राम कोड इन अ सिंगल सोर्स फाइल विल बी, यानी कि अगर कोई बड़ा सारा सॉफ्टवेयर है और उसके सारे प्रोग्राम्स की लाइन एक सिंगल सोर्स में अगर हम कंपाइल कर लें, अगर हम स्टोर कर लेते हैं, तो क्या क्या इश्यू आ सकते हैं। अब उसमें फर्स्ट इश्यू क्या आएगा, डिफिकल्ट टू वर्क विद, यानी कि काम करना काफी डिफिकल्ट हो जाएगा। डिफिकल्ट टू डिप्लॉय मल्टीपल प्रोग्रामर्स टू कंकरेंटली वर्क टुवर्ड्स इट्स डेवलपमेंट। तो इसमें क्या रहेगा, जो प्रोग्रामर्स है उनको डिप्लॉय करना भी काफी डिफिकल्ट हो जाएगा कि साइमल्टेनियसली आप काम कैसे मैनेज करेंगे। और उसके बाद कोई भी चेंजेस सोर्स प्रोग्राम में आया तो उसके लिए क्या है, पूरे के पूरे प्रोग्राम में चेंजेस हमें करने पड़ेंगे, तो ये काफी कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। और उसका अल्टरनेट क्या है, अ मॉड्यूलर अप्रोच इज जनरली अडॉप्टेड टू डेवलप लार्ज सॉफ्टवेयर वेयर द सॉफ्टवेयर कंसिस्ट ऑफ अ मल्टीपल सोर्स प्रोग्राम फाइल। जैसे कि अगर मैं एक फाइल को, बहुत लेंथी फाइल है, उसको मैं एक जगह स्टोर करूं और उसको अलग अलग स्टोर करूं, यानी कि अलग अलग सब मॉड्यूल्स में स्टोर करूं, तो उस केस में क्या होएगा, अगर मैं सब मॉड्यूल्स में उसे स्टोर करती हूँ तो जो भी एरर्स आएगी पर्टिकुलर एक मॉड्यूल में आएगी तो मुझे उसी को सोल्व करना पड़ेगा। इन केस में पूरा एक ही मॉड्यूल रखती हूँ, यानी कि एक ही पूरा प्रोग्राम रखती हूँ, तो इन केस कोई मेरा एक एरर आ भी गई है
तो मुझे पूरे के पूरे कोड को एग्जामिन करना पड़ेगा। तो इसी के लिए मॉड्यूलर अप्रोच को यहाँ पर अप्लाई किया गया है, जनरेट किया गया है, अडॉप्ट किया गया है। इसमें क्या बेनिफिट रहता है, मल्टीपल सोर्स प्रोग्राम इसके अंदर हो जाते हैं। सो नो नीड टू राइट प्रोग्राम फॉर सम मॉड्यूल्स एज इट माइट बी अवेलेबल इन अ लाइब्रेरी। तो इस केस में क्या होता है, कुछ एक मॉड्यूल्स तो इनबिल्ट होते हैं जिसके लिए हमें प्रोग्राम को लिखने की भी नीड नहीं होती है। ठीक है, तो ईच सोर्स प्रोग्राम फाइल कैन बी इंडिपेंडेंटली मॉडिफाइड एंड कंपाइल्ड टू क्रिएट अ कोरस्पॉन्डिंग ऑब्जेक्ट प्रोग्राम फाइल। तो इसमें क्या रहता है, जो इनबिल्ट होते हैं उसे हमें इंडिपेंडेंटली वो मॉडिफाई करने की भी हमें नीड ही नहीं होती है और कंपाइल करने की भी नीड नहीं होती है। जो भी हमारा नॉर्मली कोड रहता है ओनली पर्टिकुलर उसी को कंपाइल करेगा और उसी को लिंक करेगा, जिससे हमारा टाइम भी बचेगा और इन केस कोई एरर आती है तो वो हम इजिली सोल्व भी कर पाएंगे। तो लिंकर प्रोग्राम यानी कि जो सॉफ्टवेयर है, लिंकर प्रोग्राम इज यूज्ड टू प्रॉपर्ली कंबाइन ऑल द ऑब्जेक्ट प्रोग्राम फाइल्स। यानी कि जो भी ऑब्जेक्ट फाइल्स है उनको कंबाइन करने का काम कौन करेगा, लिंकर करेगा, और उसके बाद क्रिएट्स द फाइनल एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम जो कि लोड होएगा। ठीक है, लिंकर पहले कंबाइन करेगा और फिर फाइनल एग्जीक्यूटेबल फाइल जनरेट होएगी जिसे हम लोड करेंगे। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट आता है लिंकर में। तो दोस्तों नेक्स्ट आता है इंटरप्रेटर। दोस्तों अभी हमने असेंबलर को देखा, फिर हमने कंपाइलर को देखा, अब हम यहाँ पर देख रहे हैं इंटरप्रेटर। इंटरप्रेटर, असेंबलर का काम क्या था, कन्वर्ट कर रहा था। कंपाइलर का काम क्या था, कन्वर्ट कर रहा था। इंटरप्रेटर इज ऑल्सो फॉर कन्वर्टिंग फ्रॉम सोर्स प्रोग्राम टू डेस्टिनेशन प्रोग्राम, सोर्स टू ऑब्जेक्ट प्रोग्राम। तो इसका भी सेम ही काम है, बट कंपाइलर और इंटरप्रेटर में डिफरेंस क्या है, कंपाइलर पूरे प्रोग्राम को एक साथ एग्जीक्यूट करता है, बट लिंकर लाइन बाय लाइन प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करता है। बस यही डिफरेंस, सॉरी, इंटरप्रेटर क्या करता है, इंटरप्रेटर लाइन बाय लाइन प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करता है। बस यही डिफरेंस है कंपाइलर और इंटरप्रेटर में, बाकी रेस्ट सेम फंक्शनैलिटीज होती है, यही सेम रोल रहेगा। हाई लेवल लैंग्वेज का कोई प्रोग्राम लिखा, सोर्स प्रोग्राम है, विद द हेल्प ऑफ इंटरप्रेटर वो रिजल्ट आउटपुट में आया, और ये क्या होएगा, मशीन लैंग्वेज में ऑब्जेक्ट प्रोग्राम दिखाई देगा यहाँ पर। ठीक है, ये बेसिक इसमें रहता है। तो अब देखते हैं एडवांटेजेस क्या रहेंगे हमारे हाई लेवल लैंग्वेज के। मशीन इंडिपेंडेंट है, लर्न करना भी इजी है, यूज करना भी इजी है। एरर अगर कोई आती है उसको हम इजीली डेवलप कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं। लोअर प्रोग्राम प्रिपरेशन कॉस्ट, यानी कि इसकी कॉस्ट काफी कम होती है। डॉक्यूमेंटेशन इसका काफी बेटर होता है, काफी अच्छा होता है। उसको मेंटेन करना भी काफी इजी होता है हाई लेवल लैंग्वेज को। अब उसकी लिमिटेशंस भी देखते हैं। लिमिटेशन क्या बताता है, लोअर एग्जीक्यूशन एफिशिएंसी, यानी कि जो भी एग्जीक्यूशन की एफिशिएंसी होती है वो काफी कम होती है इसकी, क्योंकि ये इसको कन्वर्ट करना पड़ता है, क्योंकि डायरेक्टली मशीन लैंग्वेज का काम नहीं है, ये हाई लेवल से मशीन में जा रहा है, तो ये लोअर एग्जीक्यूशन एफिशिएंसी को एफिशिएंसी इसमें रहती है। लेस फ्लेक्सिबिलिटी टू कंट्रोल द कंप्यूटर सीपीयू, मेमोरी एंड रजिस्टर्स। तो जो भी सीपीयू होती है, सीपीयू होता है, मेमोरी होती है, रजिस्टर होते हैं, उनको कंट्रोल करना भी काफी ये ध्यान, एक्चुअली बोल सकते हैं कि लेस फ्लेक्सिबल होता है ये। ठीक है, दोस्तों नेक्स्ट हम देखते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होता है, जिसे हम उप्स भी बोलते हैं, एक्चुअली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग भी बोलते हैं। वो क्या होता है, तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ही है जो कि रियल वर्ल्ड का हमें एनवायरनमेंट प्रोवाइड करवाती है, रियल फैसिलिटीज प्रोवाइड करवाती है, जिसमें हमें लगता है कि हम सिमुलेशंस क्रिएट कर रहे हैं, रियलिटी में एकदम फील कर रहे हैं। वो सब चीजें जो होती है वो किसके अंडर आती है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंडर आती है। तो दोस्तों ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कौन सी है, जो कि सारे हाई लेवल लैंग्वेज ही होती है मोस्टली। इसमें फर्स्ट आती है फोर्ट्रन। फोर्ट्रन क्या है, फुल फॉर्म क्या है इसकी, फॉर्मूला ट्रांसलेशन। किसने डेवलप की थी, जॉन बेकस ने डेवलप की थी। उसकी जो भी टीम थी इसके साथ में। इसका स्टैंडर्ड है जो एनसी के थ्रू है, फोर्ट्रन 77 फिर फोर्ट्रन 90। किस पर्पस के लिए डिजाइन किया गया था इसे, साइंटिफिक पर्पस के लिए, इंजीनियरिंग प्रॉब्लम्स को सोल्व करने के लिए डिजाइन किया गया था। मैथमेटिकल जो भी कैलकुलेशंस होती है उनको सोल्व करने के लिए डिजाइन किया गया था फोर्ट्रन लैंग्वेज को। नेक्स्ट लैंग्वेज आती है कोबोल। कोबोल क्या होती है, कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। ठीक है, ये लैंग्वेज है कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। किसके अंडर है, ग्रेस होपर के अंडर आई थी। ये इसके स्टैंडर्ड्स आए थे, फिर जो भी वर्जन्स है इसके मोस्टली किस पर्पस के लिए थी, बिजनेस डेटा प्रोसेसिंग पर्पस के लिए थी ये वाली लैंग्वेज। एंड डिजाइन टू हैव द अपीयरेंस एंड स्ट्रक्चर ऑफ अ बिजनेस रिपोर्ट रिटन इन इंग्लिश, हैंस ओपन रेफर टू एज ए सेल्फ डॉक्यूमेंटिंग लैंग्वेज, यानी कि सेल्फ डॉक्यूमेंटिंग लैंग्वेज पर्पस के लिए भी इसे यूज किया जाता है कोबोल को। नेक्स्ट लैंग्वेज आती है बेसिक लैंग्वेज। इसके फुल फॉर्म क्या है, बिगनर्स
ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड। तो ये किसने की थी? जॉन कैमेनी ने की थी, और इसका स्टैंडर्ड्स ये वाले रहेंगे इसके अंदर। एंड किस पर्पस के लिए डिजाइन किया गया था? ये इज एन इंटरेक्टिव लैंग्वेज एंड टू यूज एन इंटरप्रेटर इंस्टेड ऑफ कंपाइलर। ये क्या है? डिजाइन टू बी एन इंटरेक्टिव लैंग्वेज। इंटरेक्टिव लैंग्वेज पर्पस से डिजाइन किया गया था, बट ये कंपाइलर को यूज नहीं करती, ये ओनली इंटरप्रेटर को यूज करती है। इसे यूज करना इजी है, लर्न करना भी इजी है, इम्प्लीमेंट करना भी इजी है, काफी सिंपल टास्क है इसे मैनेज करना, और फ्लेक्सिबल इन नेचर होती है। मोस्टली पर्सनल कंप्यूटर्स में इसे यूज किया जाता है। नेक्स्ट आती है पास्कल, जो कि ब्लेज पास्कल थे, इन्होंने इन्हें डेवलप किया था। मैथमेटिशियंस थे ये काफी बड़े, जिनके थ्रू ये हुआ था, जो नाम एक्चुअली इनका पड़ा था ब्लेज पास्कल के थ्रू, और जिन्होंने डेवलप किया था वो कौन थे? निक्लोस ने इन्हें डेवलप किया था। ठीक है, तो ये क्या था? इसमें क्या था? encourages programmers to write well structured modular program instills good program practices। तो इसमें क्या है? ये एनकरेज करते थे प्रोग्रामर्स को कि वेल स्ट्रक्चर्ड प्रोग्राम लिखो, मॉड्यूलर फॉर्म में प्रोग्राम को लिखो, और गुड पैटर्न प्रैक्टिस उसके लिए काफी नीड होती थी। रिकॉग्नाइज्ड एज एन एजुकेशनल लैंग्वेज एंड इज यूज्ड टू टीच प्रोग्रामिंग टू बिगनर्स। तो ये क्या है? बिगनर्स जो होते थे प्रोग्रामिंग को सीखने वाले, उनको टीच करने के लिए भी ये लैंग्वेज है। किस पर्पज के लिए? साइंटिफिक टाइप की भी है, बिजनेस टाइप की भी है। ठीक है, ये वाली लैंग्वेज। नेक्स्ट सी लैंग्वेज आती है। 1972 में एट&टी बेल लैब में डेवलप किया गया, डेनिस रिची के थ्रू डेवलप किया गया था। ये एक्चुअली लो लेवल लैंग्वेज भी नहीं है, हाई लेवल लैंग्वेज भी नहीं, तो इसे कभी कभी मिडिल लैंग्वेज बोलते हैं, क्योंकि ये दोनों के फीचर सपोर्ट करता है, लो के भी और हाई के भी। ठीक है, नेक्स्ट आता है सी प्लस प्लस लैंग्वेज। सी प्लस प्लस लैंग्वेज का कॉन्सेप्ट हमें क्या बताता है? ये जो हमारा इंक्रीमेंट ऑपरेटर होता है, इसी के बेस पे इसका नाम पड़ा था। 1980 में से डेवलप किया गया था। एडवांसमेंट वर्जन है सी का, और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को पूरा सपोर्ट करते हैं, जिसमें क्लासेस, यूजर डिफाइंड क्लासेस, ये कैपेबिलिटीज इसकी काफी फैसिलिटी प्रोवाइड करवाती है। नेक्स्ट ऑफ कोर्स जावा, इसके बारे में सब जानते हैं। जेम्स कोजलिंग ने 1991 में से डेवलप किया था, जो कि सन माइक्रो सिस्टम के अंडर ही आता है एक्चुअली। सी प्लस प्लस का ये एडवांसमेंट जिसे हम बोल सकते हैं, मशीन इंडिपेंडेंट होता ही है डेफिनेटली ये, और काफी एडवांसमेंट फैसिलिटीज भी प्रोवाइड करता है, जैसे कंपाइलर भी होते हैं इसके अलग अलग, जो भी रन टाइम लैंग्वेजेस कौन सी होती है उनको सपोर्ट करता है, जिसके थ्रू डायरेक्टली डेटा को एग्जीक्यूट किया जाता है। नेक्स्ट इसमें आता है सी शार्प। सी शार्प को हम सी हैश ऐसे लिखते हैं, सी शार्प ऐसे भी बोलते हैं। ठीक है, जिसे हम डॉट नेट भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये इसमें क्या है? वही सेम एडवांसमेंट वर्जन है सी प्लस प्लस जावा इन सब का। और ये क्या करता है? कंपाइलर टारगेट द कॉमन लैंग्वेज इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी कंपाइलर टारगेट द CLI implements by CLR of .NET framework। यानी कि ये क्या करता है? इसका कंपाइलर टारगेट करता है CLI को, जो किसके थ्रू इंप्लीमेंट किया गया है? CLR, यानी कि कॉमन लैंग्वेज रन टाइम के थ्रू से इंप्लीमेंट किया गया है। काफी फंक्शनैलिटीज भी प्रोवाइड करवाता है, जैसे कि मेमोरी मैनेजमेंट हो गया, एक्सेप्शन हैंडलिंग हो गया, सिक्योरिटी हो गया, इस टाइप की फंक्शनैलिटी भी ये प्रोवाइड करवाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं RPG, रिपोर्ट प्रोग्राम जनरेटर। IBM के थ्रू डेवलप हुआ था ये। क्या किस पर्पस के लिए यूज किया जाता है? डिजाइन टू जनरेट द आउटपुट रिपोर्ट रिजल्टिंग फ्रॉम द प्रोसेसिंग ऑफ अ कॉमन बिजनेस एप्लीकेशन। तो ये क्या काम करता है? जनरेट द आउटपुट रिपोर्ट, यानी कि आउटपुट रिपोर्ट को जनरेट करने का काम करती है ये वाली लैंग्वेज। काफी लर्न करना भी काफी ईजी है एज कम्पेयर विद द कोबोल, यानी कि जो बिजनेस पर्पज की हमारी लैंग्वेज थी उसके कंपेरिजन में ये काफी ईजी भी है। ठीक है, नेक्स्ट आता है लिस्प, यानी कि लिस्ट प्रोसेसिंग, जो कि 1959 में जॉन मैकोर्थी ने MIT में डेवलप की थी। ये न्यूमेरिकल डेटा की बोल सकते हैं हम, डिजाइन टू हैव फीचर्स फॉर मैनिपुलेटिंग न्यूमेरिकल डेटा सच एज सिंबल्स एंड स्ट्रिंग ऑफ टेक्स्ट। ये क्या करता है? डेटा को, जो नॉन न्यूमेरिकल डेटा है उनको मैनिपुलेट करने का काम करते हैं, जैसे सिंबल्स हो गए, स्ट्रिंग्स हो गए, टेक्स्ट हो गए, उन सबको। तो मोस्टली ये लैंग्वेज जो हम बात करते हैं AI में यूज की जाती है, रिकॉग्निशन में यूज की जाती है, सिमुलेशंस में इसको यूज किया जाता है लिस्ट का। ठीक है, नेक्स्ट आता है स्नोबॉल। स्नोबॉल क्या होता है? इसकी फुल फॉर्म क्या है? स्ट्रिंग ओरिएंटेड सिंबॉलिक लैंग्वेज। ये क्या है? नॉन न्यूमेरिक एप्लीकेशन है, पावरफुल स्ट्रिंग मैनिपुलेशन फीचर्स को सपोर्ट करता है। और एरिया कहाँ यूज, जैसे कि टेक्स्ट फॉर्मेट प्रोसेसिंग में इसका यूज मोस्टली किया जाता है। नेक्स्ट लास्ट टॉपिक हम देखते हैं फैक्टर्स
अगर हमें कोई लैंग्वेज को सिलेक्ट करना हो कोडिंग पर्पस के लिए, कुछ डिजाइनिंग पर्पस के लिए, तो हम कौन सी लैंग्वेज को यूज करेंगे, यानी कि किस फैक्टर्स को हम मेनली ध्यान रखेंगे। तो देखेंगे कि हमारा एप्लीकेशन जो हम डिजाइन कर रहे हैं किस टाइप की नेचर की है। ठीक है, फेमिलैरिटी विद द लैंग्वेज, यानी कि जो हम एप्लीकेशन बनाना चाहते हैं वो किसके साथ ज्यादा फेमिलियर सूट बैठ सकते हैं, वो कॉन्सेप्ट देखेंगे। ईज ऑफ लर्निंग द लैंग्वेज, यानी कि लैंग्वेज जो हम ले रहे हैं वो यूज करने में कैसी है, इजी है या टफ है, वो कॉन्सेप्ट भी देखेंगे। अवेलेबिलिटी ऑफ प्रोग्राम डेवलपमेंट टूल, इन केस कि मैं कोई लैंग्वेज यूज कर रही हूँ और टूल्स की फैसिलिटी प्रोवाइड ही नहीं करवा रहे हैं, तो वो भी हमें ध्यान रखना चाहिए कि अप टू डेट वाली लैंग्वेज ही हम लें और बेटर टूल्स जो फंक्शनैलिटी प्रोवाइड करवाते हैं वही हम यूज करें। नेक्स्ट आता है एग्जीक्यूशन एफिशिएंसी, यानी कि जो भी हम लैंग्वेज को सपोर्ट कर रहे हैं यानी कि ले रहे हैं उसका एग्जीक्यूशन कैसा है, एफिशिएंसी प्रोवाइड करवा रहे हैं कि नहीं करवा रहे, वो सब हम चीज ध्यान से देखेंगे, तो उसी के अकॉर्डिंग हम लैंग्वेज चूज करेंगे। नेक्स्ट, फीचर्स क्या क्या प्रोवाइड करवा रहे हैं, डेफिनेटली मोस्ट इंपॉर्टेंट। इन केस की कोई लैंग्वेज है और आउटडेटेड है, कुछ फंक्शनैलिटी ही प्रोवाइड नहीं करवा रही, तो डेफिनेटली वो बेटर नहीं है सोल्यूशन हमारे प्रोग्रामिंग के लिए। तो हमें इन सब चीजों का ध्यान रखने की बहुत नीड होती है। तो दोस्तों आज के लेक्चर में हमारा यही कॉन्सेप्ट था। आई होप कि आपको ये टॉपिक अच्छा लगा हो और क्लियर हुआ होगा डेफिनेटली। इन केस स्टिल आई यू हैव एनी डाउट, तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में डील कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें एंड कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू।